तो अब भारत के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है देश के सामने जो हालात हैं उनको सामान्य रखने की, जिसके लिए सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही हैं। अभी हिमांशु बता ही रहे थे, सरकार बार बार कहती आ रही है कि देश में ना तेल की कमी ना गैस की कोई कमी नहीं और किसी भी तरह का लॉकडाउन लगने नहीं जा रहा है। अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दीजिए। सरकार ने भी साफ किया कि लॉकडाउन की बातें बिल्कुल अफवाह है कि कोई इसमें होर्डिंग ना करे, पैनिक क्रिएट ना करे। भारत सरकार पूरी तरह से स्थिति का नियंत्रण में पूरा रखा हुआ है और आम लोगों को तकलीफ नहीं होने के लिए टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते हैं। इससे पहले आज ही सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 से घटाकर 3 और डीजल पर 0 कर दी ताकि तेल कंपनियों को नुकसान से बचाया जा सके। लेकिन सियासत में सवाल फिर भी है। हम निर्णय लिए हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सपोर्ट दें और जिससे वो ज़्यादा दाम में खरीदने वाली चीज़ों को सरकार उनको मदद करेगी, मगर जनता के ऊपर रेट बढ़ाना नहीं होना चाहिए। दूसरा, बड़ा दाम विदेश में बढ़ रही है, उसके कारण ऑयल मार्केटिंग कंपनीज खरीदना रोकें। ये से हालत ना हो, वो फिर भी खरीदें, फिर भी ले आएं और हमारे जनता को समय समय पर सही क्वांटिटी जितना भी मिलना चाहिए उतना मिलने का इंतज़ाम करें। इसीलिए आज इस निर्णय के कारण सप्लाई कमी नहीं होगा। लोकेर असुविधा যাতে না হয় গ্যাসটা কি হলো। जंग के संकट में किल्लत की अफवाह की राजनीति ऐसी चल रही है कि टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन तो गैस सिलेंडर वाली टी शर्ट पहनकर संसद भवन पहुंच गए। उधर संसद में भी जंग के हालात में सरकारी तैयारी पर सवालों की बौछार रही है। मंत्री जी, इस युद्ध के कारण जो फर्टिलाइजर की कमी हो रही है उसके लिए भारत सरकार क्या नीति अपना रही है जिससे कि महीने 2 महीने के लिए जो है किसानों को कोई परेशानी नहीं सामना नहीं करना पड़े। जहां तक खाद का सवाल है, फर्टिलाइजर का सवाल है, माकूल पर्याप्त खाद की व्यवस्था भारत सरकार ने कर रखी है और हमारे रिजर्व्स हैं और कोई भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जो सीजन है बुआई का वो तो निकल जाएगा, पर आने वाला जो रबी का सीजन है और जो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस है खाड़ी के देशों के ऊपर, इससे निपटने के लिए सरकार के पास कोई रणनीति है। We are also looking for diversification, new markets, new areas where from we will get raw materials also for fertilizer। उसके लिए हम पूरी रणनीति बना करके प्रयास कर रहे हैं। दरअसल ईरान की जंग के हालात में भारत में 3 चीजों को लेकर सबसे ज्यादा चिंता रही है, जिसमें एक तो पेट्रोल डीजल था जिसका 88% आयात विदेशों से होता है, दूसरा सीएनजी पीएनजी जिसका 50% आयात विदेश से होता है और तीसरा एलपीजी जिसमें 60% आयात विदेश से होता है। ईरान में जंग शुरू होने के साथ ही भारत सरकार ने इन ऊर्जा संसाधनों को लेकर एक्शन शुरू किया। 28 फरवरी को जंग शुरू हुई। 3 मार्च को अमेरिका, पश्चिम अफ्रीका और रूस से कच्चे तेल का आयात बढ़ाने का फैसला हो चुका था। 9 मार्च को एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर के तहत रिफाइनरीज को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया गया। 10 मार्च को रूस को 3 करोड़ बैरल एक्स्ट्रा तेल के ऑर्डर दिए। 12 मार्च को एलपीजी की कमर्शियल सप्लाई पर 20% की कैप लगाई गई और पीएनजी को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को कहा गया। उधर पेट्रोल डीजल की आपूर्ति बनाए रखने के लिए सरकार ने गैर हॉर्मुज रूट से इंतजाम किए। रूस से 38, अमेरिका से 15, अफ्रीका से 12, लैटिन अमेरिका से 7% आपूर्ति शुरू हो गई। जंग का तीसरा हफ्ता आते आते सरकार ने तेल गैस की सप्लाई पर नियंत्रण बनाए रखा और फिर एलपीजी की सप्लाई में ढील दी जाने लगी। 12 मार्च को एलपीजी की कमर्शियल सप्लाई को 20% पर रोका गया था ताकि अस्पताल, सरकारी और सैन्य कैंटीन, जेल और राहत शिविरों का काम चलता रहे। लेकिन 6 दिन बाद ही 18 मार्च को ये कोटा 10% बढ़ाकर 30% कर दिया गया। अब एमएसएमई, औद्योगिक कैंटीन, फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को गैस मिलने लगी। फिर 21 मार्च को आवंटन 20% और बढ़ाया गया, जिसमें सभी रेस्टोरेंट, होटल, ढाबों को भी गैस मिलने लगी और अब 27 मार्च को 70% तक आपूर्ति पहुंचा दी गई, जिसमें स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, डाई, केमिकल और प्लास्टिक उद्योग को एलपीजी मिलने लगी है।
सरकार ने फिर कहा है घबराने की जरूरत नहीं, तेल गैस का भंडार भरा हुआ है। आपने कहा 2 मंथ का स्टॉक पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, 2 मंथ तो मैंने कम बोला है, 2 मंथ का तो सप्लाईज हैव बीन एश्योर्ड। इसके अलावा we have the supplies in our refineries, we have the supplies in our terminals, we also have, in our pipelines, the products are there, so we have sufficient product.